हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। मेरा नाम प्रतीक है और मैं आपको वेलकम करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं। अपडेट ये है कि एनसीईआरटी के द्वारा रिसेंटली स्टैंडर्ड 12th की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड 7th की और स्टैंडर्ड 8th की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के अंदर चेंजेस हुए हैं। हम सब ने देखा था पिछले साल भी एनसीईआरटी के द्वारा रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया चलती है और ये रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया के थ्रू बहुत सारे शब्दों के साथ बहुत सारे टॉपिक्स को इन्होंने प्लस माइनस किया था, एडिशन किया था। इसमें स्टैंडर्ड 12th की जो किताब है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसकी एनसीईआरटी के अंतर्गत यूपीएससी के द्वारा अभी रिसेंटली चेंजेस किए गए। चेंजेस में मूलतः से यूपीएससी नहीं, एनसीईआरटी के द्वारा चेंजेस किए गए और एनसीईआरटी मूलतः से इसमें जो चैप्टर है पार्ट 1 के अंदर द बीड्स ब्रिक्स एंड द बोन्स एंड द इंडस सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के है, उसके अंदर उसने बदलाव किए। साथों साथ स्टैंडर्ड 6th और स्टैंडर्ड 7th या स्टैंडर्ड 7th और स्टैंडर्ड 8th की जो बुक है उसमें भी चेंजेस किया है। तो हमें उसके अंदर से थोड़ी बहुत अपडेट पता होनी चाहिए और मेनली हमें ये देखना है कि इसमें से अगर यूपीएससी में सवाल आएगा तो क्या आएगा। तो अभी जो रिसेंट चेंज किया है वो ये किया है इंडिजिनस ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम सब ने पढ़ा था और आपने भी किताबों के अंदर देखा होगा कि हड़प्पन्स कौन थे, उसके ऊपर एक डिबेट चलती है और डिबेट में यही बात हुई थी कि हड़प्पन्स भारतीय लोग हैं, ये हड़प्पन्स विल सी की बाहर से आए हुए लोग हैं। दूसरी, हड़प्पन्स के बाद भारतीय इतिहास के अंदर जो फंडामेंटल चेंज हुआ था वो था आर्यन इन्वेजन की थियरी को लेके। खैर, ज्यादातर आज की तारीख में आर्यन इन्वेजन थियरी पूरी तरह से डिबंक हो चुकी है, पर किताबों के अंदर इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस है। जैसे आप एनसीईआरटी का ये चैप्टर देखोगे, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1 हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला, उसमें मॉर्टाइमर व्हीलर की कहानी है, उसमें जेम्स वेकी की कहानी है। उसके अंदर जॉन आपका जो मार्शल जो था उसने भी आर्यन इन्वेजन थियरी को सपोर्ट किया है, क्योंकि उस टाइम पे जो हिस्टोरिकल रिसर्चेस हुए थे और ब्रिटिश की जो बायस थी, वो बायसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज में ऐसा बोला गया था कि हड़प्पन्स के डिक्लाइन के पीछे आर्यन इन्वेजन थियरी रिस्पॉन्सिबल है। तो एनसीईआरटी ने आज की तारीख के अंदर इस थियरी को अभी क्वेश्चन मार्क कर दिया है और कहा है स्टैंडर्ड 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हमें जो आर्यन इन्वेजन थियरी उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। इनफैक्ट आर्यन माइग्रेशन शब्द यूज किया गया यहां इंटरेस्टिंगली, रेदर देन द आर्यन इन्वेजन थियरी। अगर हुआ भी होगा तो माइग्रेशन, तो हमें इसकी बैकवर्ड लिंकेजेस पता होनी चाहिए। बैकवर्ड लिंकेजेस इसके लिए क्योंकि यूपीएससी इसमें से तो सवाल नहीं आएगा कि एनसीईआरटी ने कौन से चैप्टर में क्या बदला। यूपीएससी इसमें से जो सवाल पूछेगा वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ से पूछेगा और जो रिसर्च हुआ है उसमें क्या हुआ था। तो मेनली जो रिसर्च हुआ है लेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जो डेवलपमेंट है उसमें राखी गढ़ी करके एक साइट है, उसके अंदर बातें मिलके आई थी सर। ओके, तो यूपीएससी ने अभी रिसेंट एविडेंसेस फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स को रीइंटरप्रेट किया है और ये जो चैप्टर नंबर 1 है, बीट्स ब्रिक्स एंड बोन्स है ना, उसका जो लेटेस्ट वर्जन अभी आएगा उसमें उन्होंने चेंजेस किए हैं। ये न्यूज आर्टिकल था, बहुत सारे न्यूज़पेपर में कवर हुआ था। तो यूपीएससी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुआ है, ये रिसर्च में ये कहा जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन या जो वैदिक एज था वो एक कंटिन्यूटी के रूप में था। कंटिन्यूटी का मतलब है कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है, एक सीक्वेंस के रूप में ही ये चल के आया है। तो देयर वाज अ अनब्रोकन कंटिन्यूटी फॉर 5000 ईयर। 5000 ईयर का मतलब क्या है कि अराउंड 2600 या 3000 बीसी के आसपास अगर इंडस सिविलाइजेशन निकल के आया और उसके बाद तुरंत ही वैदिक एज आता है, देयर वाज नो डेवलपमेंट और देयर वाज नो इन्वेजन और ह्यूज स्केल जो इंपैक्ट होती है आर्यन इन्वेजन के पॉइंट ऑफ से, वो डिनाई किया गया है। ये कैसे पता चला है? तो राखी गढ़ी करके एक साइट है। ये राखी गढ़ी साइट के अंदर अभी बहुत सारे रिसर्च हुए थे। ये रिसर्च के अंतर्गत राखी गढ़ी के अंदर जो स्केलेटल रिमेन्स मिल के आए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वहां पे ये जानकारी मिल रही है कि देर इज लेसर चांसेस ऑफ इन्वेजन टेकिंग प्लेस। ये जो स्थानिक लोग थे वही लोगों की कंटिन्यूटी आपको मिलेगी। राखी गढ़ी के ऊपर आपको सवाल आ सकता है क्योंकि राखी गढ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एनसीईआरटी ने अपडेट किया है। तो ये कहता है कि द रिसेंट आर्कियोलॉजिकल आर्कियोजेनेटिक रिसर्च, मतलब आर्कियोलॉजिकल और जेनेटिक रिसर्च हुआ है कंडक्टेड एट राखीगढ़ी, रूल्स आउट द आर्यन इमिग्रेशन, कि आर्यंस का जो माइग्रेशन हुआ, अटैक हुआ, वो रूल्स आउट हो गया है। एंड इट ऑल्सो सजेस्ट दैट हड़प्पन्स ऑल्सो प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम। अब यहां से दो प्रकार के सवाल बनेंगे, आर्टिकल में ये लाइन लिखी गई है। पहली तो राखीगढ़ी साइट के बारे में पता होना चाहिए, दूसरी हड़प्पन पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि हड़प्पन के अंदर पॉलिटी थी कि नहीं थी। तो अगर आप देखिए हड़प्पन पॉलिटी के ऊपर ऑलरेडी डिबेट हो चुकी है, हिस्ट्री के अंदर चर्चा हो चुकी है। एक स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना है कि हड़प्पन हैड अ पॉलिटिकल सिस्टम,
in place. In fact, they had a city-state system. It had some kind of a republican system. काफी लोगों का मानना है कि ये जो इंडस सिविलाइजेशन में एक प्रीस्ट किंग की स्टैच्यू मिली है, अगर आपको पता होगा मोहनजोदड़ो से मिलती है, तो वो जो प्रीस्ट किंग की स्टैच्यू मिलती है उसके बेसिस के ऊपर से ये माना गया है, इंटरप्रिटेशन किया गया है कि शायद वहां पे एक प्रकार की राजाशाही भी होगी। किताब के अंदर अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आया है उसमें ये बोला गया है कि हड़प्पन हैड अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। एनसीईआरटी ये स्वीकार रहा है कि हड़प्पन्स के वहां पे एक प्रकार की रिपब्लिकन पॉलिटी होगी या एक प्रकार की डेमोक्रेटिक सिस्टम थी। खैर ये डिबेटेबल है, पर एनसीईआरटी में ये चीज को ऐड किया गया है, तो हमें हड़प्पन पॉलिटी के ऊपर से सवाल आने की शक्यता है बैकवर्ड लिंकेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ हड़प्पन पॉलिटी, वॉज देयर अ स्टेट और नॉट। तो देखिए हड़प्पा के अंदर स्टेट तो था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर से क्लियर हो गया है। उनकी जो स्क्रिप्ट है उसमें यूनिफॉर्मिटी है, टाउन प्लानिंग में यूनिफॉर्मिटी है, उनके यहाँ इकोनॉमिक स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका था, करेंसी सिस्टम जैसी चीजें आपको मिल जाएगी, नंबरिंग सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी है, इंक्लूडिंग ब्रिक की साइज में भी यूनिफॉर्मिटी है। तो ये सब चीजें दर्शा रहा है कि अक्रॉस दी इंडस सिविलाइजेशन जितनी हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, धोलावीरा है, इन सब जगहों के ऊपर एक प्रकार की आपको स्टैंडर्डाइजेशन मिलता है। तो ये एक पॉलिटिकल फीचर को दर्शाता है। पर क्या एक डेमोक्रेटिक सिस्टम थी कि नहीं थी, एनसीईआरटी कह रहा है थी। शायद तक यूपीएससी आपको इसमें से नेचर ऑफ हड़प्पन पॉलिटी पूछ सकता है, तो एनसीईआरटी के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से हम ये मान सकते हैं, खैर डिबेटेबल इसके अंदर से होगा। दूसरी, एनसीईआरटी ने कोट किया है राखी गढ़ी को, और एनसीईआरटी का रिसर्च, ये अभी जो रिसर्च आर्टिकल उन्होंने कोट किया, उन्होंने राखी गढ़ी को कहा है कि राखी गढ़ी में जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं उसके बेसिस के ऊपर से ये कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि आर्यन इमिग्रेशन या आर्यन इन्वेजन नहीं होगा। अब ये राखी गढ़ी के हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। इस बार मैपिंग के अंदर से आने की शक्यता है राखी गढ़ी के बैकवर्ड लिंकेजेस क्या क्या चीजें हैं। तो राखी गढ़ी को किसने डिस्कवर किया था? अमरेंद्र नाथ ने। आजादी के बाद जैसे मोहनजोदड़ो, इंडस मतलब है ना, लोथल, ये सब सॉरी मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ये प्री इंडिपेंडेंस डिस्कवरी है। लोथल 1956 में डिस्कवर किया गया था एसआर राव के द्वारा। राखी गढ़ी 1963 में डिस्कवर किया गया था, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ये सबसे लार्जेस्ट सिटी इंडस सिविलाइजेशन के अंदर हुआ करता है आज की तारीख के अंदर। पहला ये मानते थे कि मोहनजोदड़ो यूज्ड टू बी द बिगेस्ट सेंटर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। अब ये कहा जाता है कि इट इज नॉट मोहनजोदड़ो, इट इज राखी गढ़ी, क्योंकि यहां बहुत सारी एक साथ ग्रेव आई हुई हैं। देर इज अ मास ग्रेव बरियल दैट इज फाउंड ओवर हियर। ये मास ग्रेव बरियल है, इसको नेक्रोपोलिस कहते हैं। तो दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन इन यूपीएससी के व्हाट इज नेक्रोपोलिस। तो नेक्रोपोलिस, राखी गढ़ी को ही नेक्रोपोलिस कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ग्रेव्स, 150 से ज्यादा ग्रेव्स आपको मिल चुकी है। और राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे या घग्गर प्लेन, यमुना की जो ट्रिब्यूटरी के रूप में कंसीडर की गई है, वहां से ये बिलोंग करता था। घग्गर हाकरा अगर आपको पता होगा, जो सरस्वती के साथ जुड़ती है बाद में, इनिशियली यमुना के साथ अलाइंड थी। तो ये भी आपके लिए एक सवाल आ सकता है राखी गढ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राखी गढ़ी कहां पे है? हरियाणा के अंदर है। उसके आगे पीछे की साइड बनवली, कालीबंगन, आपको मीठा तल ये पता होने चाहिए। इस साइड में हड़प्पा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। राखी गढ़ी के एक साइड के ऊपर आपको आलमगीरपुर भी देखने को मिलता है। आलमगीरपुर आपको मेरठ के पास, जो सबसे हड़प्पा की ईस्टर्न मोस्ट डायमेंशन सिटी के रूप में है, वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो इतना अभी आपको पता होना चाहिए। बाकी आर्टिकल के अंतर्गत क्या बोला गया है और चेंजेस में, और चेंजेस में आर्टिकल में ये बोला गया है कि इट अपीयर्स देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन that was evident from large scale burning at some sites as well as abandonment of certain settlements. इनफैक्ट एनसीईआरटी ने ये स्टेटमेंट को डिलीट कर दिया है। समझे कि नहीं समझे? हमने ये पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतर्गत कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 4 फेज में निकल के आई है। एक है प्री हड़प्पन, दूसरी है अर्ली हड़प्पन, तीसरी है मैच्योर हड़प्पन, और चौथी अगर आप देखोगे तो लेट हड़प्पन। एक्चुअली अर्ली, मैच्योर एंड लेट हड़प्पन है, ये एक एक फेज वाइज डेवलप हुआ था। अगर आपको याद होगा तो 2600 से लेके 2600 से लेके करीबन 2200 बीसी तक आके जो पीरियड है वो आपका अर्ली हड़प्पन था। मैच्योर हड़प्पन का जो पीरियड था वो 2200 से लेके 1800 बीसी तक का जो पीरियड था वो आपका मैच्योर था। और लेट हड़प्पन जैसे लोथल जैसी साइट्स है वो 1800 बीसी में था। एनसीईआरटी ने ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ही निकाल दिया। एनसीईआरटी का ये मानना है कि इंडस सिविलाइजेशन में ये अर्ली हड़प्पन, लेट हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन की जो कंटिन्यूटी है वो ऐसे ब्रेक था ही नहीं। देयर वाज नो ब्रेक इन बिटवीन। पूरी की पूरी इंडस सिविलाइजेशन जो है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है,
वो एक कंटिन्यूटी के रूप में है। तो एक सेकंड चेंज है, शायद तक री इंटरप्रिटेशन ऑफ टाइमलाइन डिबेटेबल इसके अंदर से आपको मिलता रहेगा। तीसरी कहानी मैंने आपको राखी गढ़ी के बारे में बताई कि अभी ये बोला गया है कि राखी गढ़ी के अंदर जो रिसेंट डीएनए रिसर्चेस हुए हैं, इसके बेसिस के ऊपर से ये कहा गया है कि हड़प्पन्स आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ दिस रीजन, और उनके बाद ही वी विल सी कि आर्यंस भी यहां से ही बिलोंग करते थे, ये बात बोली गई है। कैसे पता चला है कि हड़प्पन्स के जो रूट है वो 10,000 बीसी के आसपास एग्जिस्ट किया करते थे, जो आज के वी विल सी के साउथ एशियन पॉपुलेशन के डिसेंडेंट के रूप में, मतलब आज के भारतीयों के रूप में। और इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि हड़प्पन्स में और लेटर पीरियड में थोड़े बहुत फॉरेन जीन्स जो आए हैं बाहर के लोगों के, उसके पीछे का कारण ये है कि भाई बहुत सारा व्यापार हो रहा था, कल्चरल कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हो रहे थे, तो आज की तारीख में भी क्रॉस कल्चरल मैरिजेस हो रहे हैं। इसके कारण बाहर के जीन्स इंडियन जीन्स के साथ मर्ज हो गए सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में ये कहा गया है कि देयर इज अ कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक ऑफ जेनेटिक हिस्ट्री। मतलब जो वैदिक काल और उसके बाद के समय के अंदर जो जीन्स मिले हैं आपके डीएनए और स्केलेटल स्टडीज के अंदर, वही के वही हड़प्पन्स के अंदर भी थे। तो मतलब आर्यंस बाहर से आए नहीं, क्योंकि वही जेनेटिक सीक्वेंस आपको मिल रहा है, तो आप कैसे कहोगे सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च ये कह रहा है कि बाहर के या डिस्टेंट एरियाज जो थे वो धीरे धीरे भारतीय सोसाइटी में एब्जॉर्ब हो गए थे। एब्जॉर्ब होने का मतलब ये है कि वी विल फाइंड कि वो भारतीय बन गए थे, एक्सपांशन हुआ था इंडियन कल्चर का। सो देर इज लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेजन और ह्यूज माइग्रेशन, जो बोला गया था कि इस तरह से वी विल सी कि सेंट्रल एशिया से या आर्यन इन्वेजन के रूप में होगा, है ना। इसके ऊपर ऑलरेडी एक रिसर्च हो चुका है, एनसीईआरटी ने तो अभी अपडेट किया है, बट वी विल फाइंड कि इसके ऊपर 2019 में रिसर्च हुआ था राखी गढ़ी को लेके, जहां डीएनए स्टडीज किए गए थे और कहा गया था कि आर्यन इन्वेजन थियरी सक्सेसफुल नहीं है, ये एक प्रकार का मिथ्या है जो ब्रिटिश के द्वारा यूज किया गया था टू जस्टिफाई द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। इसके सिवाय वी विल सी कि एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा गया है जो लेटेस्ट एडिशन है। फर्दर अ सेंटेंस हैज बीन एडेड कॉलिंग फॉर मोर रिसर्च इनटू रिलेशंस बिटवीन हड़प्पन्स एंड वैदिक पीपल। एनसीईआरटी खुद कह रही है कि भाई आपको हड़प्पन्स और वैदिक पीपल के बीच में लिंकेजेस ढूंढने चाहिए क्रिटिकल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हम यूपीएससी में करते हैं, याद रखना। देयर आर सिमिलैरिटीज एंड देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द वैदिक पीपल। इनफैक्ट यूपीएससी ने इसको लेके एक सवाल भी पूछ दिया था। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखोगे, यूपीएससी हैड ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू की हड़प्पन्स और वैदिक एज के बीच में क्या-क्या सिमिलरिटीज, क्या-क्या नहीं है। तो एनसीईआरटी कहती है कि मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन हड़प्पन्स एंड द वैदिक पीपल, एज सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड दैट द ऑथर्स ऑफ द हड़प्पन एंड द वैदिक पीपल वर द सेम। मतलब हड़प्पन्स और वैदिक लोग एक ही हुआ करते थे। ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए है, ये क्रिटिकल थिंकिंग हम इस लेक्चर में करते हैं। क्या इन दोनों के बीच में रिलेशंस थे, क्या इनके बीच में सिमिलरिटी थी कि नहीं थी, तो याद रखना। वैदिक एज के अंदर इंद्र भगवान को पूजते हैं। हड़प्पन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल ऑल्सो सी कि यहाँ पे फोर्ट का क्रिएशन हुआ था, और इंद्र भगवान को डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स कहते हैं, मतलब फोर्ट्स के बीच में सिमिलरिटीज है। हड़प्पन्स व्यापारी थे, वैदिक एरा में भी आपको व्यापारी मिलेंगे, वणिक और पणिस का मिल जाएगा। हड़प्पन समुद्र किनारे में जाते थे क्योंकि दे हैड फॉरेन ट्रेड। वैदिक एज में देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज तुर्वासु एंड यदु व्हिच इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर सी फेरर, जो बाहर जाता है। इसी बेसिस के रूप में इंडस लोगों के पास में शिप, गोट या शिप, डॉग, बफेलो, बुल, उसके बारे में नॉलेज था। ऋग्वेद भी इसके बारे में सॉरी बताने की कोशिश करेगा। ऋग्वेद विल ऑल्सो हाईलाइट द फैक्ट कि भाई हमारे बीच में एनिमल्स की भी सिमिलरिटी है। इनफैक्ट घोड़े के बारे में यूपीएससी ने डिनाई किया था, बट वैदिक एरा में हॉर्स का तो बहुत इंपॉर्टेंस था। हड़प्पन एरा में भी शायद तक सूरकोटरा में घोड़ा मिला हुआ है, लोथल में भी घोड़े के कुछ एविडेंसेस थे, खैर यूपीएससी ने डिनाई कर दिया था, पर ये भी एक सिमिलैरिटी है रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हड़प्पन प्रकृति पूजक थे, वो मूर्ति पूजा करते थे और अग्नि पूजा करते थे, ऐसे लोथल के और भी जगह से हमको एविडेंसेस मिलते हैं। ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर भी हम लोग को जानकारी मिलती है कि प्रकृति पूजा होती थी, उस पीरियड के अंदर अग्नि पूजा भी होती थी। हड़प्पन्स में एक चीज ज्यादा थी, वो थी मूर्ति पूजा की, वो शायद सिमिलैरिटी के रूप में आपको ना मिले। इनफैक्ट हड़प्पन्स वर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, they were fond of designs and they were fond of many amulets that they used to wear. even वैदिक एज के अंदर भी ऋग्वेद ये बताता है कि हम भी सोने के जेवरात पहनते थे। हड़प्पन्स को भी गोल्ड का नॉलेज था।
वैदिक एज में रहने वाले लोगों को भी गोल्ड और सिल्वर के बारे में नॉलेज थे और ज्वेलरी ये लोग भी कंडक्ट किया करते थे। तो ऐसा था नहीं कि पूर्ण रूप से वैदिक एज और हड़प्पन एज के बीच में सिमिलरिटी नहीं है। पर अभी तक ये कहा जाता था कि वैदिक एज अलग था और इंडस सिविलाइजेशन अलग था, आर्यंस कहीं बाहर से आए थे। वो चीज़ आज की तारीख में डिबेट खत्म हुई है। एनसीईआरटी भी अब इसको स्वीकार रहा है। ये कह रहा है कि वी हैव टू सी मोर एंड मोर ऑफ रिलेशनशिप, इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। मैंने आपको कुछ सिमिलरिटीज बताई है, इसके ऊपर और भी सिमिलरिटीज आ सकती है। इनफैक्ट ये एक बहुत ही कंटिन्यूस डिबेट का सब्जेक्ट है, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस है ना, उनका ये मानना है कि आर्यन इन्वेजन या आर्यन माइग्रेशन हुआ था। पर जो प्री मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस है, जो नेशनल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, उन सबका ये मानना है कि आर्यन इन्वेजन हुआ ही नहीं है, आर्यन माइग्रेशन हुआ ही नहीं है। आर्यंस और वैदिक पीपल और जो हड़प्पन्स थे वो अल्टीमेटली सेम ही थे। डीएनए स्टडीज आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम ही थे, क्योंकि वही जेनेटिक सीक्वेंस आज की तारीख में भी मिल रहा है। खैर, यूपीएससी ने इसके ऊपर से एक सवाल पूछा था 2017 के अंदर कि आप डिफरेंशिएट करिए बिटवीन दी कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड द इंडस पीपल। आपको पूछा गया था कि इनको घोड़े के बारे में पता था कि नहीं पता था, इनको कॉपर एंड आयरन के बारे में पता था कि नहीं पता था। तो हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन के एविडेंसेस नहीं है, कॉपर के एविडेंसेस थे। लेटर वैदिक पीरियड में आयरन के एविडेंसेस होने शुरू हो जाते हैं। तीसरी कहानी, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स whereas there is no evidence of Indus people having aware about this animal। ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने सही माना है, पर सूरकोटड़ा नाम की जो जगह है वहां घोड़े के जो अवशेष है या घोड़े की जो बोन्स है वो मिले हुए हैं, पर इसके ऊपर डिबेट है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से 1 एंड 3 इज करेक्ट। ओके, तो हम भी ये मानेंगे कि घोड़ा नहीं था विथ रिस्पेक्ट टू इंडस सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन पीपल, एंड वैदिक एरा के अंदर घोड़ा हुआ करता था, ये कंफर्म है। पर ये ऐसे सवाल आए हैं कंपैरेटिव क्वेश्चंस, तो इसमें से बैकवर्ड लिंकेजेस पूछी जा सकती है। दूसरा, आपको मैपिंग से सवाल यूपीएससी बहुत पूछता है। तो इस बार राखीगढ़ी न्यूज के अंदर है, तो देख लीजिएगा कि राखीगढ़ी से और क्या-क्या बैकवर्ड लिंकेजेस से सवाल आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ दिया चानूदरो कोड दीजिए सोहागीड़ा देसलपुर, इनमें से कौन सी साइट ऐसी है जो नॉन हड़प्पन साइट थी, तो वो थी सोहागुड़ा, क्योंकि ये मौर्यन पीरियड से। राखीगढ़ी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इस तरह की आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। बैकवर्ड लिंकेजेस डेवलप करते हुए आपको इंडस सिविलाइजेशन को पढ़ना है, और लेटेस्ट अपडेट के अंदर जो लेटेस्ट हुआ है वो मत देखिए, पर उसका हिस्ट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। अगर सवाल पूछेगा तो वहां से ही आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी आप इस तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो। यूपीएससी ने स्टैंडर्ड 7th में नैनारों के ऊपर भी चीजें बदली है, और जो कास्ट बैकग्राउंड है उसकी जगह सोशल बैकग्राउंड है। तो नैनार इज ऑल्सो इन न्यूज, देख लीजिएगा, नैनार के ऊपर भी सवाल आ सकता है। स्टैंडर्ड 8th में बिरसा मुंडा का जो चैप्टर है, जो गोल्डन एज की जो कहानी है, उसमें भी ये शब्द लिखा गया है मिशनरीज, और वो जो बात थी बिरसा मुंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अवर पास्ट 3 करके जो किताब है स्टैंडर्ड 8th की, उसमें। तो स्टैंडर्ड 7th एंड स्टैंडर्ड 8th में भी चेंजेस हुए हैं। नैनार और बिरसा मुंडा का चैप्टर वो भी जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अनअकैडमी। मैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस करवाता हूँ। ये तो खाली आपको एक अपडेट देने के लिए आया था। आप ये कोड यूज कर सकते हो पीएन लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बाकी आप हमारी यूसीएससी के एग्जाम दीजिए, ये फ्री स्कॉलरशिप एग्जाम है, जो इस बार 7 अप्रैल को सुबह और शाम 2 बार ली जाएगी। आपको 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स में सॉल्व करना है, एंड इफ यू गेट इनटू टॉप रैंक, ये लाइव एग्जाम है, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप और बहुत सारी आपको फायदे मिलेंगे। दिस इंक्लूड स्कॉलरशिप वर्थ ₹40 करोड़। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। I'll see you in the next session. Use the code PN Live. Thank you very much. Let's crack it. Jai Hind.